सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडुइंक ऑनलाइन एकेडमी। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट पार्ट विच इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग इसके 10 से 12 क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगले दिन इसके आगे वाले पार्ट का सॉल्व करेंगे। माय नेम इज़ सौरभ कुमार। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, like you can also contact me here. This is my mail address and you can join the telegram. The link will be in the description. So let's come on to the first question. तो पहला क्वेश्चन है कि द 1 kg of water at 100 degree Celsius is converted into steam at 100 degree Celsius by boiling at atmospheric pressure. The volume of water changes from this much to as a liquid to this much as a steam. Then the change in the internal energy of the system during the process will be. change in internal energy of the system पूछ रहा है इस प्रोसेस में क्या होगा। तो जैसे ही क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जैसे कि हमें ये दिख रहा है, इसमें हमें क्वेश्चन में दिख रहा था कि चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें चेंज इन वॉल्यूम गिवन है एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी is 1 kg of water is 100 gram is converted into this much एंड हमें प्रेशर भी दे रखा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं और उसके बाद क्या हमें कुछ और दे रखा है? by boiling at atmospheric pressure the volume of। तो बट हाँ, एक चीज़ हम इसमें और कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग जैसे ही हमें क्वेश्चन मिलता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, हमें एक चीज़ ध्यान में आ जानी चाहिए, डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये होता है फर्स्ट लॉ। इसके अलग अलग टर्म्स में तुम लोग बोल सकते हो, डी क्यू इक्वल्स डी यू प्लस पी डी वी, या फिर क्यू इक्वल्स यू प्लस डब्ल्यू। ये जस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और कुछ नहीं है कि जितना तुम हीट सप्लाई करोगे वो या तो उसके वर्क डन में चला जाएगा या फिर उसके चेंज इन इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा वो। तो हम लोग यहाँ से पार्ट वाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्यू, डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? क्यू निकालने का, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ। क्यू निकालने का हमारे पास दो तरीके हैं। एक, या तो हमें जब लेटेंट हीट गिवन हो, मतलब जब वो अपना स्टेट चेंज कर रहा हो, तब हम लोग उसको m, जो कि जितना मास कन्वर्ट हो रहा है, और फिर लेटेंट हीट जो कि कितना हो जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है L से, इसको मैं लिख देता हूँ। ये एक फॉर्मूला हो गया। और दूसरा, जब उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो हम लोग उसको mc डेल्टा टी से, इसको डेल्टा क्यू लिख देता हूँ, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, ये भी डेल्टा क्यू ही लिख दो। अब हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? तो एक चीज़ हमें ये पता चलेगी कि यहाँ पे मास दिया हुआ है 1 kg, तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले डेल्टा क्यू निकालने का ट्राई करते हैं। डेल्टा क्यू निकालने के लिए हमें मास दिया हुआ है और लेटेंट हीट भी दिया हुआ है, जो कि है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन गिवन है 2257। तो L, इससे हम लोग निकालते हैं 1 टाइम्स 2257 किलो जूल दिया हुआ है। तो इसको मैं अभी किलो जूल में ही छोड़ देता हूँ, आगे जैसा नीड होगा उसके हिसाब से हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। तो एक चीज़ तो हमें मिल गई। अब हम लोग दूसरी चीज़ की तरफ जाते हैं। डेल्टा यू तो पूछ ही रहा है, तो अब पी डेल्टा वी निकाल लेते हैं, वर्क डन। तो वर्क डन इसका हो जाएगा, प्रेशर दिया हुआ कितना है, ये सारी चीज़ें हो रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तो इसको 10⁵ इसको स्टैंडर्ड यूनिट में ही छोड़ दो, पास्कल है तो, क्योंकि तभी ऐसा यूनिट में वैल्यूज़ देंगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं हमें? डेल्टा वी तो
फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है, इट वाटर चेंजेज फ्रॉम दिस मच, दिस वन इज द इनिशियल एज ए लिक्विड टू दिस मच, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। फाइनल है 1.671 मीटर क्यूब माइनस 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। यहाँ पे एक चीज़ और तुम लोग नोटिस करोगे, 10⁵, इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ 1.671 माइनस इस वाले को मैं चेंज कर देता हूँ 0.001 और ये हो जाएगा जूल में। तो 10⁵, ये वाला 1, ये वाला 0.001 से ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.67। और इसको अगर मैं किलो जूल में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस भी हमें किलो जूल में दिख रहे हैं, तो मैं इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 167 किलो जूल। अब हम लोग डेल्टा यू निकालते हैं। डेल्टा यू हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2257, और इस वाले की वैल्यू जो कि वर्क डन है ये हम लोग यहाँ से निकालते हैं, जो कि है 167। ये ओवरऑल जो वैल्यू है वो किलो जूल में है। तो 7 से 7 गया 0, 5 में से 6 गया 9, यहाँ पे 121.02090 किलो जूल हमारा ऑप्शन आ गया। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, और ये प्लस में आया है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दूसरा काइंड ऑफ थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं वापस से फर्स्ट लॉ, डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लिख देते हैं। अब इफ़ ए हीट इज एडेड टू ए सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज। क्या हम लोग जब हीट ऐड करेंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज होना मस्ट है। जैसे ही हम लोग हीट ऐड करेंगे तो उसका टेम्परेचर बोल रहा है कि मस्ट इंक्रीज करेगा। क्या ऐसा ज़रूरी थोड़ी होता है, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, इसमें तो डेल्टा यू चेंज नहीं होता है। तो बट इसमें जब हम लोग हीट देते हैं तो वो कहाँ जाता है, वर्क डन करने में चला जाता है, राइट। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब भी हीट हम लोग दें किसी सिस्टम को तो उसका टेम्परेचर चेंज ही हो, ऐसा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोगों ने देखा। तो फर्स्ट वन इज़ द इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 सीधा गलत है। इफ़ पॉजिटिव वर्क इज डन बाय ए सिस्टम इन ए थर्मोडाइनमिक प्रोसेस इट्स वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज। अब दूसरा वाला ऑप्शन बोल रहा है कि ये जो है, या फिर यहीं पे समझ लो, ये बोल रहा है कि ये पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन ए सिस्टम। ये वाला जो पार्ट है वो बोल रहा है कि ये पॉजिटिव है। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि इट्स वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है पी डेल्टा वी। तो अगर ये बढ़ रहा है, पी तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी ये तो बढ़ेगा ही ना, ऑब्वियस है ये तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। स्टेटमेंट 1, अब ऑप्शंस देख लेते हैं। इफ़ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज इफ पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये तो सेम चीज़ें टाइप हो रखी है, इसको मैं हटा दूंगा। वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज इन लाइट, हियर इज द statement 2. Statement 1 is true but statement 2 is false. Which option is correct? Both statements 1 and 2 are true. False. Both statement 1 and 2 are false. नहीं, दूसरा वाला correct है। Statement 2 is 1 is false and 2 is correct. So D is the correct option. Now let's come on to the third question. A source supplies heat to a system at the rate of 1000 watt. हीट सप्लाई कर रहा है, मतलब डी क्यू बाई डी टी हमें दिया हुआ है 1000 वाट।
इफ़ द सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट a rate of 200 watt, जो वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन का रेट दिया हुआ है वो 200 वाट है। द रेट एट विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। अब रेट पूछ रहा है इंटरनल एनर्जी का चेंज का, तो डी यू बाई डी टी पूछ रहा है क्या होगा। तो ये तो सिंपली ईजिली हम लोग कर लेंगे, इसमें तो कोई सीन ही नहीं बन रहा है। दिक्कत तब होती जब या तो रेट नहीं पूछता या फिर इन सब में किसी एक में रेट नहीं दे रखा होता, बट तीनों में रेट दिया हुआ है। तो रेट मतलब चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी चेंज का चेंज अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो हम लोग उसे रेट बोलते हैं। तो हम लोग सिंपली डी क्यू, पहले इसको तुम ऐसे देख सकते हो, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब ये दे रखा है सबको, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले लूँ, अगर दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वाला पार्ट हमें दिया हुआ है, ये वाला पार्ट हमें निकालना है, और ये वाला पार्ट हमें गिवन है। तो डी यू बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये है 1000, ये है 200, तो ये हो जाएगा 800। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये जेई मेंस का आ रखा है अप्रैल 6 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ 2026 में। नाउ लेट्स कम ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। द प्रेशर ऑफ ए गैस चेंजेज लीनियरली विथ वॉल्यूम ए टू बी। इसका मैंने फिगर ड्रॉ नहीं किया है, तो मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ अभी। सो हेयर इज़ द फिगर। इट इज़ मैंशन दैट द प्रेशर ऑफ ए गैस चेंजेज लीनियरली विथ वॉल्यूम ए टू बी, यहाँ से यहाँ जा रहा है। As shown in the figure, if no heat is supplied or extracted from the system, so given that delta Q equals 0, then the change in the internal energy of the gas will be। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो चेंज इन जो वर्क डन होता है, पहले यहाँ से ये क्या इम्प्लाई करता है, फिर से वही, अगर तुम फर्स्ट लॉ लगाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो हमें बोल रहा है कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल बी, ये हमें हमसे पूछ रहा है। तो डेल्टा, तो ये वाला हम लोग कब निकाल सकते हैं, अगर हमें डेल्टा डब्ल्यू पता चल जाए तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और ये वर्क डन कितना होता है, क्या ये एरिया सब टेंडेड बाय द कर्व नहीं होता है। तो ये वाला जो कर्व है ए से बी, जो पीवी ग्राफ का जो कर्व होता है उसके अंदर जो एरिया सबटेंडेड होता है वही तो वर्क डन होता है। तो अगर मैं इसका वर्क डन निकालना चाहूँ, वर्क डन बिटवीन ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम ही तो है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, किसी को पता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अगर ये ए है ये बी है, ए प्लस बी इंटू एच, ये हो जाएगा एच। ये इसको बोलते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम्स हाइट। तो यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स देखते हैं, ये वाला कितना है इसकी हाइट, तो पहले तो लिख देते हैं 1/2। सम ऑफ पैरेलल साइड ये है 10, ये वाला है 50, तो ये टोटल हो जाएगा 10 + 50। ये किलो पास्कल में है, किलो पास्कल मतलब 10⁶ टाइम्स। अब ये हाइट कितना है, हाइट तो यहाँ से यहीं तक है ना, 200 - 50 मतलब 150। अब इसको बस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, और ये है क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो ये हो जाता है किलो पास्कल, सॉरी किलो पास्कल 10⁻³ होता है ना, किलो मतलब 10⁻³। और ये वाला क्यूबिक कैपेसिटी को अगर तुम लोग कन्वर्ट करोगे तो हम लोग ये जो कन्वर्जन है इसको सेंटीमीटर क्यूब को ऐसे भी समझ सकते हो कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा,
10⁻² मीटर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻² का क्यूब इन मीटर। मीटर का भी तो क्यूब होगा, दोनों तरफ क्यूब किया है ना हम लोगों ने। तो ये हो जाएगा 10⁻6 मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब कन्वर्जन। तो यहीं पे ये वाला हम लोग यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 10⁻, सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग तो -6। अब ये वाला सॉल्व करते हैं। 50 + 10 60 तो 60 × 10⁻³ टाइम्स 150 टाइम्स 10⁻⁻6। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा -3 टाइम्स 150 टाइम्स 10⁻⁻3। और ये हम लोग SI यूनिट में चल रहे हैं तो इसका हो जाएगा जूल। तो 15 × 45 450 और एक और जीरो हो जाएगा × 10⁻³ जूल। 3 यहाँ से माइनस कर लेते हैं तो 4.5 जूल। दिस विल बी योर आंसर। नाउ लेट्स कॉमन टू द, ये क्वेश्चन है जनवरी 2023 का जेई मेंस का। ये भी वही थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर दूंगा, इसमें वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। Assertion A, if dq and dw represent the heat supplied to the system and the work done on the system respectively, then according to the first law of thermodynamics, dq equals du minus dw. Yeah, this is the correct. Then reason, the first law of thermodynamics is based on the law of conservation of energy. In light of the above statement, choose the correct option. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ dq एंड dw रिप्रेजेंट द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर ये वर्क डन बाय द सिस्टम होता तो ये जो डेल्टा W है ये पॉजिटिव होता, बट ये ऑन द सिस्टम है तो ये नेगेटिव, मतलब ये करेक्ट है, ये dq पॉजिटिव है। पहला वाला सही है। और दूसरा वाला बोल रहा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी सही है। मैंने पहले ही बोला था कि जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो कुछ नहीं है, बस कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ए इज़ द करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, ए इज़ नॉट करेक्ट बट बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। ये 2022 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है। A sample of ideal gas is taken through the cyclic process ABCA as shown in the figure. It absorbs 40 joule of heat, नीचे फिगर दिया हुआ है। It absorbs 40 joule of heat. It absorbs 40 joule of heat during AB के मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ, ये रेड से है। तो AB के ड्यूरिंग ये 40 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब्स कर रहा है। एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब -40 लिख देता हूँ AB के ड्यूरिंग। नो हीट ड्यूरिंग BC के ड्यूरिंग Q = 0 लिख देता हूँ। एंड रिजेक्ट 60 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग CA। रिजेक्ट्स 60 जूल मतलब यहाँ पे -60 होगा, ये एब्जॉर्ब था तो +40 होगा। If the heat during CA, if the heat says a work 50 joule is done on the gas during BC के ड्यूरिंग इस पे वर्क हुआ है, ए वर्क 50 जूल इज डन ऑन द गैस, मतलब यहाँ पे वर्क है -50। Work done on the gas during the internal energy of the gas at is this much. The work done by the gas during the part CA. The work done by the gas during the part CA. इसका हम लोग कर सकते हैं इस मेथड से, बट ये लंबा जाएगा। इसका एक सिंपल मुझे ट्रिक दिख रहा है कि हमें पता है एक चीज़
कि जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो जीरो होता है, राइट। तो हम लोग इस मेथड का यूज भी तो कर सकते हैं, जो टोटल चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू जो होगा वो जीरो होगा। तो डेल्टा क्यू जो होगा वो डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होगा। तो टोटल हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस जो भी हुआ है ऑब्जॉर्ब या रिलीज वो वाला इस तरफ लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, पहले वाले में ऑब्जॉर्ब हुआ था तो 40, दूसरे वाले में 0 था, तीसरे वाले में था -60 वर्क डन। अब ये जो ए बी प्रोसेस है, क्या ये आइसोकोरिक प्रोसेस है? इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसमें तो वर्क डन 0 होगा। तो डब्ल्यू ए बी ये तो 0 हो गया, प्लस डब्ल्यू बी सी दिया हुआ है। डब्ल्यू बी सी कितना दिया हुआ है? -50, क्योंकि ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, नॉट बाय द सिस्टम। एंड वर्क डन सी ए तो हमसे पूछ ही रहा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था? वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द पार्ट सी ए। सो ये वाला हमें बस निकालना है। क्या इजी नहीं है? -20 + 50 = वर्क डन सी ए, तो ये 30 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड अदर क्वेश्चन। इन थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड वर्क आर, ये जो हीट एंड वर्क होता है ना वो एक पाथ फंक्शन होता है। इसको लिख लो, ये जो पॉइंट फंक्शन होते हैं इसमें होता है इंटरनल एनर्जी, पाथ फंक्शन में होते हैं हीट, वर्क। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं हीट दे रहा हूँ किसी सिस्टम को तो क्या वो डिपेंड करेगा कि सिर्फ एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, या फिर डिपेंड करेगा कि किस पाथ से जा रहा है? ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि किस पाथ से जा रहा है। जैसे कि इसका सबसे एक सिंपल एग्जांपल ये हो गया, मान लो कि पीवी प्लॉट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो एक कोई काम ऐसे किया, एक कोई काम ऐसे किया, एक कोई काम ऐसे किया, कि तीनों में वर्क डन सेम है? ऑब्वियसली अलग अलग है। हमें पता भी है कि एडियाबैटिक का प्रोसेस का वर्क डन अलग होता है, आइसोकोरिक का प्रोसेस का वर्क डन अलग होता है। अगर ये यहाँ से ऐसे आके ऐसे आ गया तो इसका वर्क डन अलग होगा। अगर ये सेम होता तो सारे प्रोसेस का वर्क डन सेम होना चाहिए था पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में, तो नहीं होता है ना। मतलब ये पाथ फंक्शन है वर्क डन। इसको हीट को भी तुम ऐसे समझ सकते हो कि क्या एक लकड़ी को हीट करने में पॉइंट ए से पॉइंट बी और उसी चीज़ को अगर, क्या ये अलग अलग पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा? जैसे एक मेटल है, सेम मेटल है, ठीक है, बीच में कुछ डिफेक्शंस होंगे, ऑब्वियसली ये चेंज करेगा कि किस पाथ से जा रहा है। यहाँ पे मान लो मेटल रफ होगा, यहाँ से यहाँ तक हीट फ्लो का वे थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ से यहाँ तक हीट फ्लो का वे थोड़ा सा अलग होगा। मैं पहले कंपेयर करना चाह रहा था हीट और वुड का, बट वो कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। बट तुम एक सिंपल मेटल का ही समझ सकते हो कि मान लो कि इस तरफ थोड़ी सी रस्टिंग ज़्यादा है, यहाँ पे रस्टिंग थोड़ी सी कम है। एक मेटल का टुकड़ा है हमारे पास, ऊपर मान लो ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा रस्टेड है, या फिर उसके अंदर इंटरनली कुछ डिफेक्ट्स हैं, तो क्या यहाँ से यहाँ तक जाने में डिपेंड नहीं करेगा हीट? ऑब्वियसली चेंज होगा। तो ये जो दोनों जो होते हैं पाथ फंक्शंस होते हैं, एक्सटेंसिव इंटेंसिव का तो यहाँ कोई सीन बनता नहीं है। एक्सटेंसिव मतलब जो पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करते हैं, और इंटेंसिव मतलब जो पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो हीट और वर्क में तो ऐसा हमें कुछ कनेक्शन दिख नहीं रहा है। सो यहाँ पे बोल रहा है कि हीट एंड वर्क, तो ये पाथ फंक्शंस हो जाएंगे। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8
ये 2007 के जेईई मेंस का क्वेश्चन है और 2019 में भी आया है। ए गैस कैन बी टेकन फ्रॉम ए टू बी वाया टू डिफरेंट प्रोसेसेस, ACB एक ये वाला प्रोसेस है एंड ADB एक ये वाला प्रोसेस है। When path ACB is used 60 जूल ऑफ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम। इस वाले में 60 जूल इनटू द सिस्टम फ्लो कर रहा है एंड 30 जूल ऑफ वर्क डन भी गिवन है। इफ पाथ ADB is used, वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल, वर्क डन बाय द सिस्टम द हीट फ्लो इनटू द सिस्टम। ये तो सिंपली सा दिख रहा है, फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है। तुम ऐसा समझ सकते हो कि जो पॉइंट A से पॉइंट B पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, क्या वो कांस्टेंट नहीं होगा? चाहे वो, क्योंकि अभी मैंने बतलाया था कि पिछले वाले क्वेश्चन में कि ये जो इंटरनल एनर्जी होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है। मतलब वो सिर्फ ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि पॉइंट ए और किन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं। डजेंट मैटर कि हम लोग कौन से पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ACB से जा रहे हैं या फिर ADB से जा रहे हैं। जो डेल्टा यू होगा वो कांस्टेंट होगा। सो हम लोग पहले वाले केस के लिए निकाल लेते हैं ड्यूरिंग ACB। तो अगर हम लोग ACB को फॉलो करेंगे तो क्या दिया हुआ है, हीट गिवन है या फिर when ACB 60 जूल ऑफ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, तो 60 जूल का हीट फ्लो हो रहा है एंड 30 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी प्लस 30 जूल का है वो वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो यहाँ से डेल्टा यू निकाल लो तो ये हो जाएगा 30। अब हम लोग पाथ ADB में आ जाते हैं। ADB अगर पाथ में आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ द पाथ ADB द वर्क डन बाय द सिस्टम डेल्टा क्यू गिवन नहीं है, डेल्टा यू जो कि हम लोग पिछले वाले से उठाएंगे वो था 30 प्लस डेल्टा डब्लू जो कि गिवन है 10 जूल इज वर्क डन बाय द सिस्टम ये 10 जूल। तो ओवरऑल हो जाएगा ये 40 जूल। यही तो पूछ रहा था कि द हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, तो ये था 40 जूल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर वन। दिस वन इज ऑफ द अप्रैल 9 2016 जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है ये। इट 200 ग्राम water is heated from 40 degree Celsius to 60 degree Celsius. Ignoring the slight expansion of water, the change in its internal energy. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इग्नोरिंग द स्लाइट एक्सपेंशन ऑफ वाटर, मतलब डेल्टा V बराबर 0 हो गया। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, डेल्टा V इक्वल्स 0 हो गया। ये इम्प्लाई कर रहा है कि ये वर्क डन बराबर 0 हो गया। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज क्लोज टू। तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डब्लू। अब यहाँ पे ये जब 0 हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू के। अब डेल्टा क्यू का हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ये वाला, कि जो डेल्टा क्यू का एक फॉर्मूला होता है कि अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो चेंज इन जो उसका हीट चेंज होता है वो MC डेल्टा T होता है। उसका अगर फेज चेंज नहीं हो रहा है तब, तो हम लोग इस वाले केस में देखते हैं कि क्या इसका MC जो होता है ये बराबर हो जाएगा MC डेल्टा T। ठीक है, तो M यहाँ पे दिया हुआ है 200 ग्राम, तो इसको मैं लिख देता हूँ 0.2 kg में लिख देता हूँ। C क्या दिया हुआ है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4184, इट्स गिवन 4184 kg केल्विन में दिया हुआ है, तो हमें चेंज करने की नीड नहीं है, ये SI यूनिट में ही आएगा। अब डेल्टा T, अब यहाँ पे दिया हुआ 40 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस, तो MC डेल्टा टी यहाँ पे 20। जो चेंज होता है वो या तो तुम सेल्सियस में ले लो या केल्विन में ले लो, सेम ही होता है। तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जा रहा है, 22 20 तो नहीं 40 4
और यहाँ पे हो जाएगा 4184। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 चौको 16, 8 चौको 32, 1 33, 7 16, और अगर मैं इसको किलो जूल में करता हूँ तो 16.7 आ जाएगा, 16.7 किलो जूल। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 10th क्वेश्चन। कुछ बड़ा सा लग रहा है, ये 2008 का क्वेश्चन है जेईई मेंस का। An insulated container of gas has two chambers separated by an insulating partition. An insulated gas container has two chambers separated by an insulating partition. पहली बात यहाँ पे एक चीज़ है, इंसुलेटेड कंटेनर है, ये इंसुलेटेड है। इसका मतलब जो डेल्टा क्यू है सिस्टम में वो जीरो होगा, यहाँ से पता चल गया। हैज़ टू चैम्बर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग पार्टीशन, ये वाला भी इंसुलेटिंग है। वन चैम्बर हैज़ वॉल्यूम V1 एंड कंटेन्स एन आइडियल गैस एट प्रेशर P1, P1 है इसका, एंड टेम्परेचर T1 है। द अनदर चैम्बर हैज़ वॉल्यूम V2 है, कंटेन्स आइडियल गैस एट प्रेशर P2 एंड टेम्परेचर T2। If the partition is removed without doing any work on the gas, so delta W भी जीरो दे दिया। The final equilibrium temperature of the gas in the container will be, तो अगर फर्स्ट लॉ से देखें तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगा बिफोर द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस। ये मतलब क्या कर रहा है कि जो U1 प्लस U2 इंटरनल एनर्जी बिफोर द प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी बिफोर रिमूविंग द पार्टीशन, ये बराबर होगा आफ्टर, जो कि कंप्लीट एक सिस्टम बन जाएगा उसके टेम्परेचर, उसके इंटरनल एनर्जी के। तो निकालते हैं। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हमें तो एक ही चीज़ पता है, NCTU इक्वल्स, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इनिशियली क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2 इक्वल्स U, तो N1 C1 T1 प्लस N2 C2 क्या हो रहा है, प्लस N2 C2 T2 इक्वल टू N, ये हो जाएगा N1 प्लस N2 C और T। हमें ये वाला टेम्परेचर निकालना है कि ये क्या होगा। और एक चीज़ यहाँ पे गैस अलग अलग नहीं थी ना, इन इंसुलेटेड कंटेनर ऑफ गैस हैज़ टू चैम्बर सेपरेटेड बाय एन, नहीं ये सेम गैस है, तो ये जो C1 और C2 है इसका कोई लिखने का सेंस नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है, तो यहाँ से C कट भी जाएगा। अब ये N1 N2 क्या होगा, तो क्या हम लोग PV इक्वल टू NRT से N इक्वल टू PV बाई RT ऐसा नहीं कर सकते, P1 V1 T1 बाई RT1 प्लस P2 V2 T2 बाई RT2 इक्वल टू, फिर से यहाँ पे हो जाएगा P1 V1 बाई RT1 प्लस P2 V2 बाई RT2, यहाँ पे T है, यहाँ वाला इस तरफ वाला T तो ख़त्म हो जाएगा, तो मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो इसको लिख दूँगा P1 V1, R दोनों तरफ से मुझे ख़त्म होता दिख रहा है, P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल टू
P1V1 बाई RT1 प्लस P2V2 बाई RT2। आर ख़त्म हो गया था ना, आर यहाँ से कॉमन लोगे तो इन दोनों में से निकल जाएगा, इस तरफ से आर कॉमन लेगो तो इन दोनों में से निकल जाएगा, फिर कट जाएगा। अब हमें टी निकालना है, तो ऑप्शन देखते हैं ऑप्शंस किस तरह से हैं। P1V1 प्लस P2V2, P1V1 प्लस P2V2, ये तो ऊपर रहेगा ही, क्या ये सब में है? चलो सब में है, तो इसको एक प्रोसेस और आगे बढ़ा के देखते हैं। ये T1 T2 हो जाएगा, तो T1 T2 ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P1V1 प्लस P2V2। ऐसे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 P1V1 प्लस T1 P2V2 इक्वल टू T। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? T2 ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यू कैन सी T1 T2 P1V1 प्लस P2V2, P1V1 T2 है, यहाँ पे T1 T2 है, हमारा भी है यहाँ पे T1 T2, यहाँ पे T2, यहाँ पे T1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। थिंक which of the following is incorrect regarding the first law of thermodynamics? It is a restatement of the principle of conservation of energy। ये तो सही है। It is not applicable to any cyclic process। क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा भाई? अभी हमने ऊपर लगाया साइक्लिक प्रोसेस के लिए, एक या दो क्वेश्चंस में थे, ये क्यों नहीं होगा? इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इट डज नॉट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है वो सेकेंड लॉ में आता है। इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंट्रोड्यूस करता ही है, फर्स्ट लॉ में आता है ना, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू, तो इंट्रोड्यूस तो करता ही है। ये थर्ड बी वाला ऑप्शन जो है, इट इज़ not applicable to any cyclic process, yeah it is completely applicable, so this option is incorrect ही हमसे पूछा था। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, देखते हैं किस चीज़ के ऊपर बनाता हूँ। थैंक यू।